बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद शहर की सब बात और प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूं आपकी होस्ट फ़रियाल फरहाद। इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे। नाज़रीन, नई सुबह आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और फैसलाबाद के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिन रात फैसलाबाद की तरक्की के लिए सोचते हैं, आप लोगों की वेलफेयर के लिए सोचते हैं, आप लोगों के लिए बेहतरी के लिए सोचते हैं। और उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं फैसलाबाद में, और तब किए हैं जब ये काम बिल्कुल भी फैसलाबाद में नज़र नहीं आता था। अगर हम बात करें तो तरक्की के हवाले से हम अक्सर ये बात करते हैं कि फैसलाबाद की जो डेवलपमेंट है वो अब दुनिया देखती है, और पाकिस्तान के उन शहरों में शामिल है जिन्होंने अचानक से बड़ी ज़्यादा तरक्की की, और दूसरे लोग जो है वो देख के हैरान हो जाते हैं। तो फैसलाबाद में बहुत कुछ है अब, और हमें इस चीज़ से बड़ा फ़ख्र है कि हमारा शहर जो है वो डेवलपमेंट में काफ़ी आगे बढ़ चुका है। और ऐसे ही आज हम फैसलाबाद की डेवलपमेंट्स को देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें थी। अगर हम आईटी के हवाले से बात करें तो आईटी का दौर आया, और ऐसा आया कि अभी तक माशाल्लाह वो बढ़ता ही जा रहा है। आईटी का इस्तेमाल, आईटी के अंदर मज़ीद जो उसके अंदर डेवलपमेंट्स हैं वो होती जा रही हैं। आप देखें कि एक छोटे से छोटा सेक्टर और बड़े से बड़ा सेक्टर आपका अब आईटी के बगैर मुमकिन नहीं है। आपके घर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है आईटी का, आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है आईटी का। लेकिन एक वक्त हुआ करता था फैसलाबाद में इसका कोई रुझान ही नहीं था, पता ही नहीं था लोगों को। कंप्यूटर्स इस तरह हुआ करते थे जैसे पता नहीं क्या मशीन है, और किसी के एक के घर में अगर मौजूद है तो बाकी सारे लोग सोचते थे जैसे कभी टीवी और रेडियो शुरू हुए इसी तरह कंप्यूटर भी शुरू हुआ। और कंप्यूटर अब हम देखें तो अब इतनी तरक्की हो चुकी है कि आपके हाथों में, आपके मोबाइल्स के फॉर्म में भी पूरा पूरा कंप्यूटर आपके पास मौजूद है। खैर, आपसे सबसे पहले तारुफ करवाना चाहूँगी आज हमारे जो गेस्ट हैं उनसे, और बताना चाहूँगी कि आज हमारे साथ बड़ी ख़ास पर्सनैलिटी मौजूद हैं। मेजर रिटायर्ड शाहनवाजुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका? मेजर साहब, आपका एक छोटा सा तारुफ मैं लोगों को करवाना चाहती हूँ, इसलिए जस्ट फॉर द फॉर्मेलिटी ऑफ प्रोग्राम, वरना अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात का पता है कि पूरा फैसलाबाद आपको आपकी खिदमात की वजह से बहुत अच्छी तरह जानता है। फिर भी मैं बताना चाहूँगी, चेयरमैन है पासबान ग्रुप के, ट्रस्टी हैं लालपुर आई ट्रस्ट के, और चेयरमैन पासबान वेलफेयर टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर, और साथ ही साथ डायरेक्टर है फेडमिक के। मेजर साहब, बहुत बहुत खुशामदीद करूँगी आपको अपने प्रोग्राम में। शुक्रिया। और मुझे बताइएगा कि जैसे मैंने बात की कि अगर हम फैसलाबाद की तरक्की के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद उन शहरों में शामिल है जिन्होंने आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की, लेकिन माशाल्लाह काफ़ी तरक्की कर ली। लाहौर से आए, कराची से आए, इस्लामाबाद से आए कोई लोग अगर 3, 4 या 5, 6 साल के वक्फे से, तो वो आके देख के बड़े हैरान होते हैं, सरप्राइज होते हैं कि वाह फैसलाबाद बहुत बदल गया है। आप रोड्स देख लें, आप ब्रांड्स देख लें, आप शॉपिंग के जो लोगों के तरीके हैं वो देख लें, एक स्टेटस जो है वो चेंज होके रह गया है। लेकिन आपकी खिदमात माशाल्लाह मैं कहूँगी कि तब से हैं फैसलाबाद के लिए जब यहाँ पर ये चीज़ें बहुत कम थी। आईटी की अगर हम बात करें, आज से कितने साल पहले आपने आईटी को शुरू किया यहाँ पर, वो आज तक चलता आ रहा है। आप माशाल्लाह आर्मी में थे, मुझे बताइएगा आईटी की तरफ आपकी तवज्जो कैसे हुई? आपने कैसे सोचा कि आईटी का काम या आईटी का ट्रेनिंग सेंटर या आईटी का कॉलेज शुरू करना चाहिए? मैंने 23 साल आर्मी की सर्विस की, और पीएमए सर्विस मिला दें तो 24 ईयर्स हो जाती है। तो एज ए मेजर हमें पता होता है कि जब 23 साल मेरी सर्विस पूरी हो जाएगी तो फिर रिटायरमेंट आ जानी है। तो उससे कुछ अर्सा पहले मैंने अपने भाई से मशवरा किया कि रिटायरमेंट हो जानी है, क्या करना चाहिए। तो उसने कहा कि आप कंप्यूटर ले लें। तो वो मुझे कंप्यूटर लेके दे गया। तो मैं फ़ौज की सर्विस के दौरान ही जो आखिरी मेरा साल 1.5 साल था, उसमें मैं कंप्यूटर को मैंने सीखना शुरू किया। और उसके साथ साथ ही वहाँ रेजिमेंट में भी 2 कंप्यूटर जो है वो अटक में था, आर्टिलरी सेंटर अटक में। तो 2 कंप्यूटर फ़ौज की तरफ से उनको इशू हो गए। अच्छा। लेकिन उनका कोई एक्सपर्ट नहीं आया। तो ब्रिगेडियर साहब ने मुझे कहा कि ये हमारा सेंटर कायम करो और जो यंग कैप्टन हैं उनको सिखाओ। तो उनको सिखाने में मेरा ज़रा हाथ पक्का हो गया। अच्छा अच्छा। तो 91 में मैं अगस्त में रिटायर हुआ, 1 अगस्त को। तो आते ही जो है वो 1 हफ़्ता मैंने बच्चों को स्कूल दाखिल करने में लगाया, और अगले महीने में सेंटर जो है वो मैंने पासबान कंप्यूटर कॉलेज के नाम से कॉलेज कायम कर दिया। तो पहले 3 माह तक मैं सिर्फ अकेला ही पढ़ाने वाला था। अच्छा। किसी को मैंने साथ नहीं रखा। तो बच्चों की तादाद भी उसमें काफ़ी हो गई। फिर मैंने इंस्ट्रक्टर रखने शुरू कर दिए। तो वो सिलसिला चलता गया। तो उस सिलसिले में हमें बड़ा जो एक कामयाबी मिली। 1998 में माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, सिस्को, इनका ऑथोराइज ट्रेनिंग कम एग्जामिनेशन सेंटर, जिसको ऑथोराइज परमिटेड टेस्टिंग सेंटर कहा जाता है, जी जी, वो हमारा अप्रूव हो गया। अच्छा। इसका तरीका ये होता है कि आप दुनिया में जहाँ मर्जी बैठ के पढ़ें, लेकिन एग्ज़ाम आपने ऑनलाइन जो सेंटर है वो बुक कराएगा। ठीक है। अमेरिका में पेपर बनता है, और वो कोड की शक्ल में आपका जो मेन कंप्यूटर सिस्टम उसमें आ जाता है।
एक स्पेशल रूम तैयार करते हैं, वहाँ कैमरे लगे होते हैं, तो स्टूडेंट वहाँ पे बैठ के अपना कोड देगा तो उसका पेपर खुल जाएगा। ठीक। वो पेपर आम तौर पर 1.5 घंटे का होता है, तो उसके क्वेश्चन उसको सामने आते जाएंगे, वो आगे पीछे जा सकता है, और जब टाइम पूरा हो जाए या खुद वो पेपर को दी एंड कर दे तो उसी वक्त जो है वो स्क्रीन जो उसकी वो ब्लैंक हो जाती है। थैंक यू वेरी मच। ठीक है। और प्रिंटर जो है वो जो इंचार्ज होता है, जैसे मैं था तो वो मेरे कमरे में प्रिंटर पर उसी वक्त उसका रिजल्ट प्रिंट होना शुरू हो जाता है। और वो जो पर्चे हैं ये वर्ड ओवर रिकग्नाइज्ड है। जब वो पर्चे पूरे हो जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट के तो बिल गेट के सिग्नेचर के साथ सर्टिफिकेट वहाँ से आ जाएगा। अच्छा। अगर ओरेकल के होंगे तो ओरेकल के चीफ के सिग्नेचर होंगे, अगर सिस्को के होंगे तो इस तरह जो है ना वो इंटरनेशनल हम सिस्टम में चले गए। ये हमने सेंटर तो जब हमारा बन गया तो हमें इंस्ट्रक्टर यहाँ पे कोई नहीं था, तो हमें लाहौर से इंस्ट्रक्टर बुलाए, तो उन्होंने जो पहले पर्चे जो हैं वो उन्होंने करवाए। तो इस दौरान जो है वो मेरी बेटी मेडिकल पास कर चुकी थी, वो मेरे पास बैठना शुरू हो गई, और मेरा बेटा मेडिकल के फर्स्ट ईयर में था, उसको बहुत शौक़ था, तो वो भी कुछ टाइम आके जो इस नए कोर्सेज में वो भी टाइम देने लग गया। तो अल्टीमेटली जो मेरी तीसरी बेटी है वो भी मेडिकल कॉलेज में गई, तो वो भी पढ़ने के बाद वो भी इसी सिस्टम में आ गई। तो वो दिन है, आज का दिन है, वो आईटी सर्विसेज जो है वो वर्ल्ड ओवर हम प्रोवाइड करते हैं उसकी, और ट्रेनिंग सेंटर भी है। तो यहाँ पर वेलफेयर सेंटर में भी मैंने कंप्यूटर की क्लास रखी है, क्योंकि आजकल कोई भी काम इसके बगैर चलता है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसके बगैर काम नहीं चलता। बिल्कुल। और हमें इस हकीकत को हम काफ़ी हद तक आप देखें तस्लीम कर चुके हैं। नहीं तो कोई चीज़ कभी एक वक्त हुआ करता था नहीं आती थी ना, तो हम लोग जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते थे। अब माशाल्लाह सब लोग इस चीज़ को तस्लीम कर चुके हैं कि कंप्यूटर से आपके 100 काम आसान हो गए हैं और इसके बगैर अब गुजारा नहीं है। आपके एंड्रॉयड फ़ोन अब ऑलमोस्ट पूरा कंप्यूटर है। मतलब आपको चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए, और आपने एक बड़ा अच्छा कदम लिया कि आपने लोगों को इस तरफ बुलाना शुरू किया। आपने कहा कि शुरू में तकरीबन 3 महीने आप खुद ही पढ़ाते रहे, आप अकेले पढ़ाते। अच्छा, स्टूडेंट्स का उस वक्त कैसा था आना, मतलब रिस्पॉन्स जब आपने एक नई चीज़ शुरू की? मैंने सेंटर तो शुरू कर लिया, तो मोहल्ले के जो है वो 5 बच्चों को मैंने इकट्ठा किया। अच्छा। मैंने कहा आके पढ़ो। उन्होंने कहा नहीं जी हमारे पास तो फीस नहीं है और अब्बा जी ने देने भी नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम पढ़ो, मैं उनसे बात कर लूँगा। उनको मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। तो जो सुबह 3 बच्चे आते थे उनको मैं 9 बजे से लेकर 1 बजे तक अपने पास रखता था। उसमें एक उनकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाती थी, गेम्स भी खेलते थे और मेरा भी दिल लगा रहता था। तो दूसरी क्लास में 2 बजे शुरू करता था। तो 2 बजे जो 2 बच्चे आते थे उनको 2 बजे से लेके तो 6 बजे तक उनको रखना अपने सेंटर में। तो इस तरह उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो गई, और फिर देखा देखी जो है वो अगले महीने से जो है ना वो हमें 7-8 स्टूडेंट और मिल गए। अच्छा। तो इसी तरह जो है ना फिर हर महीने 7-8-10 की इजाफा होता गया, तो हमारा सेंटर बहुत बड़ा हो गया। बिल्कुल माशाल्लाह। तो शुरू में हमारे पास जो कंप्यूटर थे वो जो आजकल के कंप्यूटर हार्ड डिस्क वगैरह उसमें नहीं होती थी, फ्लॉपी ड्राइव से चलते थे। तो वो 2 साल में वो जो मोबाइल जो थे कंप्यूटर वो नाकारा हो गए। तो फिर 286 कंप्यूटर की बारी आ गई, फिर वो खरीदे, फिर 386 आ गया, फिर 486 आ गया, फिर पेंटियम। और इस तरह जब अब पेंटियम की ही जो उसकी स्पीड ज़्यादा होती जा रही है, उसको पेंटियम ही कहते हैं। तो ये कंप्यूटर जो है वो अगर उसको आप 2-3 साल इस्तेमाल ना करें तब भी वो ज़ाया है, आप उसको फुली यूज़ करें तो उसका फ़ायदा उठाएं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने नया से नया कंप्यूटर जो है वो ख़रीद के अपने सेंटर में लगाया, ताकि बच्चे जो हैं वो लेटेस्ट कंप्यूटर्स के ऊपर लेटेस्ट प्रोग्राम के साथ ट्रेनिंग कर। अच्छा, आपने कहा कि आपने अपने छोटे भाई से मशवरा किया और उन्होंने आपको कंप्यूटर भेजा। आज आप लोगों को तो सिखा रहे हैं, आपने खुद कैसे सीखा था? मतलब खुद से उस वक्त आपको तो किसी ने नहीं सिखाया होगा ना, आप आर्मी में थे। वो उस वक्त मैंने जो किताबों से कुछ सीखने की कोशिश की, लेकिन मैं चंद दिनों के बाद कुछ छुट्टी पे रावलपिंडी जाता, मैं अटक में था। अच्छा अच्छा। रावलपिंडी जाना तो वहाँ जो भी कंप्यूटर वाला है उससे कुछ सीख के आना, लाहौर जाना तब वहाँ से सीखना। तो जो भी अगर कोई आ गया था तो कुछ साल के बाद तकरीबन 10-11 महीने होने के बाद अटक में एक कंप्यूटर ट्रेनिंग कॉलेज खुल गया। अच्छा अच्छा। तो वो उनके टीचर से फिर मैं हेल्प ले आता था। तो इस तरह मुझे जो ना बेसिक चीज़ें, जो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम था डॉस कहलाता है, लेटर राइटिंग का प्रोग्राम जो था वो प्रोफेशनल राइट के नाम से था उस वक्त, और अकाउंट्स जो है वो लोटस 1 2 3 कराता था। बिल्कुल ठीक। मेजर साहब, लोग आमतौर पर बिजनेस करते हैं तो सिर्फ फोकस करते हैं इन्वेस्टमेंट पे, इन्वेस्ट कर देते हैं। आपने सोचा कि रिटायरमेंट के बाद क्या करना है, आपको एक कॉलेज बनाना था,
मैं इस चीज़ पे बड़ा अप्रिशिएट करूंगी और मैं चाहूँगी कि सब लोगों को ये तरीकाकार इख्तियार करना चाहिए कि एक बिज़नेस शुरू करने से पहले या कोई भी काम शुरू करने से पहले खुद आपको वो आता हो। मतलब आप अगर चाहते तो आप आके आईटी के लिए कॉलेज या कंप्यूटर के लिए कॉलेज वैसे भी बना सकते थे, लेकिन आपने इस चीज़ पे सोचा कि पहले मैं खुद सीखूं और फिर मैं वो काम करना शुरू करूं। मैंने एक बुक जो है ना, वो अमेरिकन बुक है, पैशन फॉर एक्सलेंस, टॉम पीटर्स की है। बहुत ही मुश्किल और स्कील किताब थी, इंग्लिश में है। तो मैंने उसको 2-3 दफ़ा पढ़ा। उसमें वो यही कहता है कि जो आप काम करना चाहते हैं उसमें आप पहले जॉब करें। 6 माह से लेके 1 साल तक कम से कम आप वहाँ पे जॉब करें, ताकि आपको पता चले कि ये चीज़ कैसे की जाती है और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और कैसे उनका फिर आप solution अपना है। काम शुरू करें। बिल्कुल, आप स्ट्रेट वे शुरू करेंगे तो आपको किसी चीज़ का पता नहीं होगा, आप लॉस उठाएंगे और आपको नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। बिल्कुल। और हो सकता है कि दिल बर्दाश्त हो कि आप छोड़ ही जाएं कि ये तो बड़ा, इसमें तो फ़ायदा नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल, एक छोटी सी इसमें हम चीज़ एग्जांपल सिचुएशन देखते हैं। अक्सर लोगों को जैसे गाड़ी रेंट आउट करने का बिजनेस करते हैं या फिर कोई ऑटो रिक्शाज वगैरह रेंट आउट करते हैं। अब उनको खुद उसका इतना कोई आइडिया नहीं है। अब वो ड्राइवर के ऊपर टोटली डिपेंड करता है। ड्राइवर आके कहे आज गाड़ी का ये मसला हो गया, आज गाड़ी में ये खराबी हो गई, आज ये हमारा ऑटो रिक्शे ने ये प्रॉब्लम कर दी। आप क्या करते हो, आप उसके 100 जो लेम एक्सक्यूजेज होते हैं ना, उन पर भी आपको हाँ करना पड़ता है क्योंकि आपको खुद नहीं पता। बिल्कुल सही। उस पर फिर आपको वो जैसे चाहे उस तरह वो आपको ड्राइव कर रहा होता है। तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं पहले आपको खुद उसकी नो हाउ होनी चाहिए कि वो कैसे लेके चलना पड़ेगा। अच्छा, माशाल्लाह आईटी की तरफ बहुत ज़्यादा आपका फोकस है। फिर बच्चे माशाल्लाह डॉक्टर, हर कोई आजकल चाहता है बच्चे डॉक्टर बन जाए, डॉक्टर बन जाए। वो डॉक्टर बन गए और आप उन्हें आईटी की तरफ ले आए, या वो खुद उनका इंटरेस्ट हुआ और वो भी आपके काम की तरफ आ गए? अब 91 से मेरा कंप्यूटर कॉलेज था। अच्छा। और मेरी बेटी उस वक्त फर्स्ट ईयर में गई थी। वो 2 साल के बाद उसका यहीं पर ही पंजाब मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो गया। तो वो भी गाहे बगाहे जब वो ऑफिस में कॉलेज में आ जाना। लेकिन मेरी बेगम साहबा वो MA B.Ed हैं और 1 ईयर उनका लेक्चरशिप भी है, लेकिन शादी के बाद जो है ना वो फिर वो सिलसिला सर्विस का नहीं चला। तो 12 बजे वो भी कॉलेज में आ जाती थी। तो 12 बजे से 2 बजे तक की क्लास में हम लेडीज़ को, बच्चियों को प्रेफर करते थे। तो वो बेगम साहबा भी वहाँ पे होनी, मेरी बेटी ने भी होना, तो वो बच्चियाँ बड़ी कंफर्टेबल फील करती थी। तो इस तरह जो उनका इंटरेस्ट जो है वो आईटी में बढ़ता चला गया। अच्छा। तो बेटा जो है वो जब हमारे इंटरनेशनल अप्रूवल हुई है परमिटेक टेस्टिंग सेंटर की, तो वो इंचार्ज जो था वो ऑस्ट्रेलिया से आया था, मिस्टर टोनी हैरिसन। सही सही। तो वो मुझे मेरा सेंटर देख के तो अभी बातचीत ही कर रहा था, इतने में मेरा बेटा जो है वो दाखिल हुआ कॉलेज में। उसने अपना गाउन जो है वो बाजू पे रखा हुआ, स्टेथोस्कोप गले में लटकाई हुई। मैंने तारफ़ कराया कि मेरा बेटा है, फर्स्ट ईयर में है मेडिकल कॉलेज के। तो वो बड़ा खुश हुआ। तो कहने लगा कि मेरी जो मिसेज हैं वो डॉक्टर तो नहीं हैं, वो मेडिकल टेक्नीशियन है। अच्छा। तो फिर वो बहुत ही फ्रैंक हो गया और 10-15 मिनट की गुफ्तगू के बाद यहीं बैठे बैठे ही उसने हमारा सेंटर जो है वो अप्रूव कर दिया और वापस ऑस्ट्रेलिया में मैसेज कर दिया कि ये इनका सेंटर मैंने अप्रूव कर दिया है और इनको जो इक्विपमेंट और मटेरियल चाहिए वो वहाँ से इसको आज ही डिस्पैच कर दें। तो इस तरह जो है वो बेटे का इंटरेस्ट उन कोर्सेज में हो गया। तो छोटी बेटी को हमें पता था कि मेडिकल में इनका भी कैरियर बनता नज़र नहीं आ रहा, तो तुम जो है वो ग्रेजुएशन कर लो, इंग्लिश में कर लो, MA इंग्लिश कर लो। तो वो ये कहे कि ये सारे डॉक्टर होंगे, मैं कुछ भी नहीं। मैंने भी मेडिकल में जाना। वो भी दाखिल हो गई। तो वो भी फिर इसी तरह इंस्टीट्यूट में, जो हमारा चूँकि काम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बहुत फैल गया, तो तीनों बच्चे जो है वो इसमें आ गए। तो अब कोई 6-7 साल से मैं ये वेलफेयर सेंटर ही चलाता हूँ। तो मेरे बच्चे ही जो है ना वो आईटी का जो काम है वो करते हैं। सही, मतलब फैमिली पूरी इन्वॉल्व हो गई आपके काम में। आपकी वाइफ ने कंट्रीब्यूट किया, आपके बच्चों ने कंट्रीब्यूट किया और फिर इसीलिए देखिए फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है किसी भी काम के लिए। आपको वो अगर मॉरली सपोर्ट कर दें, आपको फिजिकली सपोर्ट कर दें, किसी तरह भी है ना, तो वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसमें यह है कि हमारे अब जो शाम को सारी फैमिली घर में इकट्ठी होती है, तो हमारे बेडरूम के साथ हमने सिटिंग एरिया बनाया हुआ है। तो हर फैमिली मेंबर के लिए उसमें जगह रखी हुई है। तो बेटा जो है वो ऑफिस से आ जाएगा, वो अपना कंप्यूटर भी खोल लेगा और साथ साथ जो है ना वो बहनों से काम की प्रोग्रेस भी पूछा जाएगा। फलां मैंने काम किया था,
कहा था वो कितना खो गया है, दूसरी को पूछेगा, तीसरे को पूछेगा, कोई इंस्ट्रक्शन देनी है, चाय भी इवनिंग की चल रही है। तो वो 1 घंटा हमारा जो है वो शाम को 1 घंटा से लेकर सवा घंटे तक इसमें चाय भी हो जाएगी और पूरा जो है बिजनेस का बातचीत भी हो गई। अब चूंकि सारे एक ही काम में हैं तो वो कॉमन गुफ्तगू होती है। ऐसा नहीं लगता कि ये क्या बात कर रहे हैं तो दूसरा उठ के चला जाए, मेरे तो मतलब का नहीं है। तो वो बड़ा उसका ना वो सब फिर वो एंगेज रहते हैं उसमें। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक फैसलाबाद। हम एक बार फिर से हाजिर हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और मेजर साहब से ये पूछेंगे कि क्या ये अपनी मर्जी से आर्मी में गए थे या बचपन से शौक था कि मैंने पुलिस में जाना है या आर्मी में जाना है, मैंने आर्मी मैन बनना है, या फिर पेरेंट्स का ये प्लान था कि आप आर्मी ज्वाइन करें? नहीं, आर्मी का मुझे पहले तो कोई आइडिया नहीं था। जब मेरे वालिद साहब गवर्नमेंट मुलाजम थे तो डेयरी फार्म्स में, तो उस वक्त आल पाकिस्तान था तो वो कराची तक भी पोस्टिंग हुई। मेरी तालीम का बड़ा हर्ज हो रहा था। फर्स्ट ईयर मैंने फैसलाबाद से शुरू की, आखिरी 2 महीने जो है मैं लाहौर चला गया वालिद साहब के साथ। वालिद साहब की ट्रांसफ़र कराची हो गई। अच्छा। वहाँ गया तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो कोर्स बिल्कुल डिफरेंट है, आपको नए सिरे से फर्स्ट ईयर करनी पड़ेगी। फिर मैं FSC करके जो है वो लाहौर वालिद साहब के पास, क्योंकि वालिद साहब 1.5 साल के बाद ही आ गए तो मैं 2 साल वहाँ लगा के आ गया। ठीक। तो यहाँ आया तो मैंने BSc में दाखिला ले लिया। तो मुझे एहसास हुआ कि जो मैंने सब्जेक्ट रख लिए हैं उनमें MSc जो है वो नहीं हो सकती। तो इतने में एक दोस्त ने बताया कि फ़ौज में आजकल कैप्टन के लिए भर्ती हो रही है। अच्छा। तो मैंने कहा वो तो BA को कम से कम लेते होंगे। उन्होंने कहा नहीं, FA FSC और उम्र 18 से लेकर 25 साल तक। अच्छा अच्छा। तो मेरा चूँकि FA ऑलरेडी पास था FSC, तो उसने भी अप्लाई किया, मैंने भी अप्लाई किया। उसकी FSC में कंपार्टमेंट आ गई और मैं जो है वो टेस्ट देने के लिए कोहाट पहुंच गया। अच्छा। लेकिन मैं पहली दफ़ा कामयाब ना हुआ। फिर मैंने बीच में कुछ 7-8 महीने का गैप डाला और पूरी ट्रेनिंग उसकी की। तो कृष्ण नगर से लाहौर से मैंने छावनी में चले जाना, वहाँ फ़ौजियों से जो रस्सों पे चढ़ना, लॉन्ग जंप, हाई जंप, फिज़िकल बहुत सारे, कभी किसी से तो मैंने तैयारी करी सारी। और फिर जब मैं ये 67 की बात है, जून की, ISSB के लिए गया तो तकरीबन 70 से 75 लोगों का का ग्रुप होता है जो जिसमें टेस्ट लेते हैं। अच्छा। और 7-7 8-8 का ग्रुप बना लेते हैं। तो हमारे भी जो है वो 7-7 के 10 ग्रुप बने हुए थे। तो मुझे इतना यकीन था कि अगर इन्होंने कोई 5-6 लोग भी रखे तो मैं उनमें ज़रूर होऊंगा। और वो हमारे टेस्ट मेरे सारे बड़े अच्छे हो गए। टेस्ट से फारग हुए तो मैं रावलपिंडी अपने अजीज़ों के पास आया और 1 दिन के लिए मैं दिन को मरी चला गया। अच्छा। तो मैं मरी चला गया हूँ तो पीछे जो है ना वालिद साहब का फ़ोन उनको आया कि शाहनवाज़ की जो है वो कॉल आ गई है कि PM में पहुँचो। तो मैं शाम को जब मरी से वापस लौटा तो वालिद साहब का मैसेज सुनते ही मैं फ़ौरन जो है वो लाहौर वापस पहुँचा रातों रात। अगले 2 दिन में तैयारी की, कोई सामान अपना ख़रीदा और PM में मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए पहुँच गया। तो इस तरह चूँकि मुझे अपना एहसास हो गया था कि मेरे सब्जेक्ट्स हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, तो मेरा कैरियर, तो जो ही मुझे आर्मी कैरियर का पता चला फिर मैं उसके पीछे लग गया। फिर मैंने कोई इधर उधर नहीं देखा। माशाअल्लाह। मतलब एक इरादा बनाना पड़ता है और फिर उसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो कृष्ण नगर से जो छावनी है फोर्ट स्टेडियम के पीछे, ये आजकल तो कार के ऊपर भी बड़ा दूर लगता है। तो साइकिल के ऊपर बड़े मज़े से चले जाते थे वहाँ पे, और वहाँ पे ट्रेनिंग भी करनी और साइकिल पे वापस आ जाना। तो ये एक रिजॉल्व था कि नहीं, मैं कुछ सीख लूँ ताकि मेरी सिलेक्शन हो जाए। तो अल्लाह ने करम किया कि मैं हो गया। माशाल्लाह। मतलब शुरू से एक जिम्मेदारी का एहसास, ये भी एक बहुत बड़ा सबूत है कि लोग आमतौर पर रिटायरमेंट की बात सोचते हैं। आपने माशाल्लाह 1.5-2 साल पहले ही सोच लिया था कि अब रिटायरमेंट तो होनी है। देखिए वो तो होनी ही थी। एक चीज़ जब समझदारी इसी में है कि जब आपको पता हो कि एक हालात आने वाले हैं तो आप उसके लिए पहले से तैयार हो। और माशाल्लाह आपकी पर्सनैलिटी में ये जो 2 आपने चीज़ें मुझे बताई, अभी तक अपनी ज़िंदगी के 2 वाक़यात बताए, उससे मैंने यही अंदाज़ा लगाया है कि आप प्री प्लानर हैं। मतलब पहले से प्लान करना और पहले से गौर करना कि क्या हालात आगे हो सकते हैं। स्ट्रगल के हवाले से अगर मैं बात करूं तो मैं समझती हूं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होती है। हम लोग देखते हैं कि आज ये शख्स बहुत कामयाब नज़र आता है, हमें ये पता ही नहीं होता कि उसके पीछे उसकी कितनी स्ट्रगल है, उसकी कितनी मेहनत है, उसने कैसे इस मुकाम पर वो पहुंचा। सबसे पहले तो मैं आपके बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगी
कि नाजरीन आपको बताऊं कि आज मेजर साहब जो हैं वो आज हमारे पास बैठे हैं और मैं ये कहती हूँ कि आज मेरी इनसे मुलाकात हुई तो मैं इनको हैप्पी बर्थडे आज कहूँगी। चंद दिन पहले इनका बर्थडे गुजरा है और लेकिन हमारी मुलाकात आज हुई और आपको भी मैं मिलवाना चाहूँगी आज। तो आपकी जो मुलाकात है वो भी मेरे थ्रू हुई है। तो मेरी तरफ से और मेरे पूरे फैसलाबाद डिवीजन की तरफ से आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक। बहुत शुक्रिया। मुझे बताइएगा बर्थडे का दिन कैसा गुजरा? बहुत सारे लोग आए होंगे मिलने के लिए, कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेके? सारे स्टाफ ने जो है वो अपना ट्रेनिंग सेंटर में मुझे हैप्पी बर्थडे किया। अच्छा। फिर मस्जिद में, यहाँ पे 7 मस्जिद बनाई हमने, वहाँ कुछ 150 बच्चा पढ़ता है, उन्होंने अलहदा जो है वो जो हिफ्ज़ कुरान वाले बच्चे हैं उन्होंने भी वहाँ पे केक भी खिलाया मुझे और केक भी काटा और बुके भी दिया। तो जो मेरा मेन ऑफिस है वहाँ से स्टाफ आया, उन्होंने भी मुझे बुके दिया और हैप्पी बर्थडे करने आए। और मेरी बहू जो है वो आम तौर पे कोई भी जो है किसी का नाम बर्थडे भूलती है ना वेडिंग डे भूलती है, तो वो शाम को उसने कुछ ना कुछ सरप्राइज किया होना। हाँ। तो वो शाम को जो है वो घर में भी केक कटेगा। हाँ बिल्कुल ठीक। अच्छा मेजर साहब, ये जो बर्थडे वगैरह और ये छोटी छोटी खुशियाँ हैं ना, ये फैमिली में बहुत ज़रूरी होती हैं, जो रौनक लगी रहती है, बच्चों के साथ आपको टाइम मिलता है। अच्छा मुझे बताइएगा, आपने कहा कि बहू की आपने तारीफ़ की, यानी कि आप ये कहें कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताएं कि आपकी बहू, आपका बेटा, आपकी बेटियां सब आपके साथ ऑलमोस्ट आपके काम में आपका साथ देते हैं। आपने अपने बेटे की शादी कब की, कितने साल हो गए? ये 2004 में उनकी शादी हुई है। बड़ी बेटी की 2003 में शादी हो गई थी। अच्छा। 2004 में मैं और बेगम जो है हज करने गए। उस वक्त के हज जनवरी में था। अच्छा अच्छा। तो मेरी दोनों बेटियां, दामाद और बेटा, ये दुबई में गए हुए थे, क्योंकि ये जो आईटी की ट्रेनिंग थी वो इन्होंने जो वर्ल्ड ओवर जो इनके एम्प्लॉय थे 8 लोग थे, उनको इन्होंने दुबई में बुलाया हुआ था। अच्छा। कि हम उनकी ट्रेनिंग करते हैं, वो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक वो काम नहीं करते हैं। वहाँ पे जब मेरी बेटियाँ थीं तो बेटे ने एक लड़की उनको दिखाई कि मैं इसको पसंद करता हूँ। अच्छा, दुबई की थी? दुबई, वो ताशकंद की थी। अच्छा। उज़्बेकिस्तान की। अच्छा अच्छा अच्छा। और वहाँ पे विजिट पे आई हुई थी। तो जब हम हज करके आए हैं तो सारे बच्चे हमें रिसीव करने पहुंच गए थे। तो बेटे ने तो कोई जिक्र नहीं किया, वो 2 दिन हमारे साथ रहा है। वो जब चला गया वापस दुबई तो बेटी ने कहा कि पापा वो एक बात करनी है। मम्मी भी बैठी थी। तो वो ऐसे ऐसे हमने वहाँ एक लड़की देखी है, तो शहजाद को भी पसंद है बेटे को, तो मैंने कहा अच्छा उसको फ़ोटो दिखाओ। तो उसने अपना कंप्यूटर खोला, उसके ऊपर फ़ोटो दिखाया। तो मेरी बेगम तो पहले एकदम बड़ी परेशान हो गई। तो मैं उसको हौसला दिया कि देखो उसने कभी कोई चीज़ नहीं मांगी। तो एक चीज़ की उसने ख्वाहिश किया तो हम कोशिश करके देख लेते हैं। तो मैंने फिर उसको स्पॉन्सर किया। वो ताशकंद वापस जा चुकी थी, उसको विज़िट वीज़े के लिए स्पॉन्सर किया। वो आ गई फैसलाबाद, वो इस्लामाबाद उतरी। वो उसको वहाँ जाके हमने सबने रिसीव किया, उसको लाहौर ले गए। वहाँ उसको जो शलवार कमीज़ टाइप हमारे कपड़े होते हैं वो उसको कुछ कपड़े लेके दिए। और अगले दिन जब हम फैसलाबाद आ गए तो मैंने उसको कहा कि आप हमारे साथ, हमारा घर जो है ना उस वक्त किराए का था, तो 2 मंजिला था, तो ऊपर भी एक बेडरूम सेट था। तुम हमारे साथ रहो 1 हफ़्ता, और अगर हम लोग तुम्हें पसंद आ जाएं तो मेरी ख्वाहिश है तुम राज़ी हो जाओगी तो मैं तुम्हारी शादी कर दूँ अपने बेटे के साथ। तो 8 दिन के बाद जो है ना वो उसने कहा कि पापा इट इज़ ओके। ओके ओके ओके। फिर तो मैंने फौरी तौर पे जो है ना वो दोस्तों को बुलाया, मौलवी साहब को बुलाया, तो हमने जो है ना उनका बस फिर वो वहीं सेटल हो गई? वो शादी कर दी। वापस गई या यहीं सेटल हो गई? जाती रहती है। अच्छा। तो वो फिर जब शादी कर दी तो फिर उसका जब वीज़ा वो एक्सटेंड यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस से हो जाता है। वो 1 माह का उन्होंने कर दिया, फिर 1 माह का कर दिया। इतनी देर में उसका हमने आईडी कार्ड अप्लाई कर दिया था। इसको पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड POC कहलाता है, वो उसको मिल गया। तो वो अपने मुल्क भी जाती आती है। अभी कोई 2-3 वहाँ उनकी फैमिली होगी? उसकी सिस्टर है वहाँ पे। अच्छा, उसके बच्चे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उनका नाम क्या है? नाम उनका वहाँ का है कि फिर कोई पाकिस्तानी नाम? नहीं, उसका वही नाम है, नताशा। नताशा है। तो नताशा शहजाद अब उसको कहते हैं। तो वो हमारी बहुत ही प्यारी बहू है। अच्छा। बहुत ही ख्याल करती है। अब मैं अगर कहूँ कि मेरी बेटियों से किसी तरह भी कम नहीं है वो, तो उसमें कोई भी मुज़ाकरा नहीं। बिल्कुल, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। नाज़रीन एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक फैसलाबाद। हम एक बार फिर से हाजिर हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज आज मेजर साहब हमें सुना रहे हैं। तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें जो मैं इनसे पूछ रही हूँ, उसमें मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये पूछना कि अपनी आर्मी की सर्विस में कहाँ कहाँ पर आपका रहना हुआ, कौन कौन से इलाके जहाँ पर आप ड्यूटीज़ देते रहे? 1968 फरवरी मेरा कमीशन है। अच्छा। तो मेरी रेजिमेंट जो है वो आज़ाद कश्मीर में थी। अच्छा अच्छा। वहाँ मैंने ज्वाइन किया, लेकिन 3 माह के बाद ही रेजिमेंट जो है वो सियालकोट मूव कर गई। ठीक। लेकिन 71 के जून में ऑर्डर आ गया कि आपकी रेजिमेंट जो है वो ईस्ट पाकिस्तान जा रही है। और इस तरह जुलाई के आखिर में रेजिमेंट जो है वो ईस्ट पाकिस्तान मूव कर गई। मुझे पीछे रियर पार्टी होती है कि जो सामान है ये दूसरे लोगों को हैंड ओवर करना है, फिर आपने आना है। तो कोई 20 मेरे साथ हवालदार वगैरह थे। अच्छा। सूबेदार हवालदार, तो मुझे पीछे छोड़ गए। तो 15 दिन में ये सारा काम करके तो मुझे याद है कि 1971 14 अगस्त को मैं बदरिया ट्रेन कराची जा रहा था, क्योंकि फैसलाबाद में जो हमारे अजीज़ थे उन्होंने मुझे सी ऑफ किया, वो स्टेशन पे मिलने भी आए। तो मैं सितंबर के पहले हफ्ते में ईस्ट पाकिस्तान पहुंच गया। जाते ही जो है वो बॉर्डर के ऊपर ड्यूटी लग गई। ये कुश्तिया डिस्ट्रिक्ट था, वहाँ पे बॉर्डर ड्यूटी पे पहुंच गए और करते कराते जो है वो 71 की वॉर शुरू हो गई। अच्छा। उस वॉर में जो सबके साथ हुआ, हमने बहुत ही जामशानी से लड़े, लेकिन आखिर में हम घेरे गए। और जब तक जो है वो सरेंडर के ऑर्डर आ गए, वो हमें वहाँ से फिर इंडिया में लिया। तो इंडिया का बिल्कुल दरमियान में उनका सेंट्रल प्रोविंस कहलाता है, सीपी। ठीक। जबलपुर उनका रेलवे स्टेशन भी है, शहर भी है। उसके नज़दीक उनका छावनी थी, उसमें उन्होंने प्रिजनर ऑफ वॉर का कैंप बनाया हुआ था। तो 2.25 साल वहाँ पे मैंने कैद काटी। तो इस तरह फिर मार्च 1974 को, ये 30 मार्च को मैं लाहौर पहुँचा। वालिद साहब रिसीव करने आए हुए थे। फ़ौज ने हमारा एक रिसेप्शन के बाद एक जनरल साहब ने रिसीव किया। तो हमारा पूरी डीब्रीफिंग का कह लें, वो डीब्रीफिंग होता है कि आपने जो कुछ वार के बारे में, ईस्ट पाकिस्तान के बारे में आप कहना चाहते हैं, वो आप हर चीज़ लिख दें। वो 3-4 घंटे बैठे तमाम लोग जो आए थे उस दिन। तो सब ने जो जो उन्होंने लिखना था वार के बारे में। फिर आपने बांग्लादेश और वार के बारे में क्या लिखा? वो जो जो हमारे साथ बीती थी मैंने उसमें लिख दी। किसी ने कोई ज़्यादा अच्छा काम किया तो वो भी लिखा। अगर किसी की हमें कोई कमज़ोरी नज़र आई तो हमने वो भी लिखी। तो वो 4-5 घंटे में हमने सारा कुछ लिख के फ़ौज को वो दे दिया। तो हमें वो 2 माह की उन्हें छुट्टी दे दी, जब आप 2 माह जो है अपने घर वालों के साथ गुजारें। तो इस तरह अप्रैल और मई जो है वो छुट्टी में गुजर गए। रिश्तेदारों के मिले, अपने घरों में गए। और अप्रैल मई, तो जून में जो है ना मेरे रिश्ते की बातें शुरू हो गई। हाँ। वाले सब लाहौर में ही थे। अच्छा। वाले सब लाहौर में ही थे। अच्छा, अपने बेटे की शादी के लिए तो आपने बड़ा उनको एक पूरी उनकी चॉइस को मद्देनजर रखा कि मेरे बेटे ने ख्वाहिश की है। आपकी शादी कैसे हुई? आपकी शादी अरेंज मैरिज हुई है? थी अरेंज ही, लेकिन ये बाद में मैं कहूँगा कि लव मैरिज में माशाल्लाह। क्योंकि ये लोग हमारे अजीज थे, लेकिन इनका हमें पता नहीं था। हमारे एक रिश्ते के ताया लगते हैं, उनकी बेटी जो है वो इनकी चची। अच्छा। लेकिन ये चूँकि फैसलाबाद से आगे हट के ये शेखुपुरा में सेटल थे, तो कभी इनका कभी जिक्र भी नहीं सुना था, तो कभी मुलाकात भी किसी से नहीं हुई थी। तो हमारे एक अजीज़ जो है वो इनके यहाँ पहले कोई 8-10 महीने पहले इनके यहाँ रिश्ता देखने गए थे, लेकिन उसका जो भाई था वो बैरून मुल्क था। तो इन्होंने इनकार कर दिया था कि हमने बाहर नहीं शादी करनी, पाकिस्तान में हो। तो वो हमें मिलने आए, तो उसने कहा मेरे अब्बा जी से, मैं भी बैठा था, वो चाचा जी कहते थे कि चाचा जी वो कहीं बात तो आपकी हुई नहीं इसकी? नहीं। तो चाचा जी वो शेखुपुरा में मैं गई थी रिश्ता देखने, तो उन्होंने वो बाहर के लिए इनकार कर दिया था। तो मैं आती हूँ कल कार लेके, तो वहाँ जो मैं पता करके आती हूँ, वो जब हमारी तरफ आई जाने के लिए, तो मुझे भी कहने के नहीं तुम आज साथ ही आ जाओ। अच्छा। वो मुझे भी साथ ही ले गई। वो खुद तो घर के अंदर चले गई, मुझे ड्राइंग में बिठा दिया और कोई आधा पौना घंटा बैठी है, तो वापस में चल पड़े। उन्होंने बताया कुछ भी कहीं बातचीत नहीं हुई है, तो यहाँ पे बातचीत चल जानी है। तो फिर वालिद साहब इनके घर उन्होंने चक्कर लगाया, वालिद साहब ने, मेरी भाभी और वालिद साहब दोनों आए। फिर ये लोग हमारे घर गए,
हमारा गांव में जो घर है वो देखा मैंने, फैसलाबाद में ही है। अच्छा, तो आपको कब देखा उन्होंने? क्या आप खुद गए थे मिलने या आपकी कोई तस्वीर गई थी? नहीं, वो तो मैं तो ड्राइंग रूम तक मेरा, जब मैं ड्राइंग रूम से निकल के गाड़ी में बैठा हूँ तो शायद कोई खिड़की में से कहीं से कुछ देख लिया तो देख लिया ये आपने आज जाके घर जरूर पूछना है हाँ। कि कहीं आपने मुझे देखा तो नहीं था खिड़की से? तो कोई देख लिया होगा, लेकिन कोई इस तरह नहीं। अच्छा। तो फिर उन्होंने कहा कि जी वो लड़के का फोटो भेजें। अच्छा। ताकि जो है वो हम लोग पूछते भी है ना कहाँ बात हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लाहौर में एस रोलो के नाम से फोटोग्राफर माल रोड पे बहुत मशहूर था। अच्छा। ये फॉरेनर था कोई, तो उससे मैंने फ़ोटो बनवाया और ये जो फ़ोटो इस वक्त यहाँ पड़ा है ये वही फ़ोटो है जो हमने, बल्कि ये वही फ्रेम है। इसी तरह हमने उनके घर को भेजा था। वाह जी वाह, माशाल्लाह। मतलब ये आपका रिश्ते वाला फ़ोटो है? तो वही फ़ोटो जो है ना वो फिर बेगम साहबा के पास पड़ा था, फिर वो वापस ले आई तो आपने यहाँ रख दी? अच्छा, ये वही पिक्चर आजकल ये वही पिक्चर है। अच्छा, वो फ्रेम भी वही है जो उनके घर पे आता है। तो वो जब शादी हुई तो साथ ही ले आई? अच्छा, माशाल्लाह, बहुत को। फिर आप क्या कहते हैं कि वो जो उस वक्त शादी का फैसला हुआ, वो जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, माशाल्लाह आपने कहा लव मैरिज में तब्दील हो गई, वो अंडरस्टैंडिंग आज भी बरकरार है? वो उसी तरह माशाल्लाह माशाल्लाह। वो मुझे किसी ने पूछा था कि अगर दूसरा जन्म हो तो आप क्या चाहेंगे? मैंने कहा मेरा बिलीव तो नहीं है, लेकिन अगर आपने सवाल पूछा तो मैं कहूँगा अगर दोबारा जन्म हो तो मैं दोबारा इसी के साथ ही शादी करना चाहूँगा। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं समझती हूँ कि फिर उनकी ज़िंदगी में जितनी भी एफर्ट्स हैं ना बीइंग अ वाइफ, वो सारी पूरी हो चुकी हैं, कंफर्म है। और माशाल्लाह पास, बिल्कुल पास क्या पोजीशन होल्डर हैं, अगर आप ऐसा कह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। उनकी बहुत देखिए, अब देखिए मैं तो जब कंप्यूटर कॉलेज हमारा चलना शुरू हुआ है जी, तो मैं सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक कॉलेज चलाता था, 12 आवर्स। तो उससे पहले बच्चों को स्कूल और कॉलेज भी हम छोड़ते थे, घंटा 1.5 घंटा पहले तैयार होकर निकलते थे। तो शाम को 7:15 बजे कॉलेज बंद करके तो 8:30 तक जो है वो घर पहुंचना। तो बच्चों को जो पढ़ाने का टाइम है, बच्चे तो 2 बजे 2:30 बजे स्कूल से आ गए। अच्छा। तो उनको 9 बजे तक पढ़ाई उनकी चलती थी बच्चों की। वो सारा जो है वो मेरी बेगम ही इनको 7:30 तक देखती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब बहुत कंट्रीब्यूट किया। और फिर एक मेजर के साथ, एक आर्मी पर्सन के साथ इस तरह, मतलब उसके लिए बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाइफ्स की बढ़ जाती हैं, क्योंकि आपने घर से दूर रहना है, फिर बच्चों को मैनेज करना और पूरे घर को लेके जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा। मेरी पोस्टिंग जो है ना उस वक्त लाहौर में थी। तो जब हमारी शादी हुई है तो 3.5 साल लाहौर में रहे। अच्छा। फिर मियाँ वाली चले गया। तो मियाँ वाली मेरी ट्रांसफ़र हुई है तो हम सामान हमने ट्रक में रखा है और अपना एक हमारा मुलाजिम होता है अर्दली, उसको ट्रक के साथ रवाना किया और हम अपना वालिद साहब ने एक गाड़ी हमें ले दी, उसके साथ जो है ना हम भी वहाँ पे पहुँच गए। तो वहाँ पे हमारे घर जो था वो फ़ौज का ऑलरेडी एक रिक्विजिशन किया घर था, यानी सिविल का घर था जो कि फ़ौज ने लिया हुआ था किराए पे। तो इस तरह हमारा, तो हमारा थ्रू आउट कोई ऐसा टाइम नहीं गुजरा कि बहुत हम दूर रहे हों। अच्छा। चंद दिनों के अलावा जो है ना हमारा कभी इरादा नहीं रहा। अच्छा 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 अच्छा, सही, बिल्कुल ठीक। अच्छा, तो फिर बच्चों के साथ आपका ताल्लुक कैसा रहा? मतलब आप एक आर्मी पर्सन थे तो उनकी लाइफ बड़ी डिसिप्लिन्ड होती है। एक बाज़ औक़ात ऐसा समझा जाता है कि शायद सख्त मिजाज फादर रहे हों, तो बताइएगा कि बच्चों के साथ कैसा ताल्लुक रहा? बच्चे आपसे ज़्यादा डर रहे हैं या अपनी मदर से ज़्यादा? वो अटैच तो ज़्यादा मदर के साथ ही, क्योंकि उनके साथ ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, लेकिन मेरा उनके साथ ताल्लुक बहुत फ्रेंडली है। हर चीज़ वो मेरे साथ डिस्कस करते हैं, पूछते हैं, और कितनी बातें ऐसी हैं जो मेरे ज़हन में नहीं आई होती वो मुझे बताते हैं कि पापा ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए। तो मैं बल्कि मैं मशवरे से चलने का आदी हूँ। अच्छा। तो अब चूँकि वो बिज़नेस को बहुत अच्छी तरह समझते हैं तो अब वो उनका कंबाइंड मशवरा वो मुझसे पूछेंगे कि पापा हम ये करना चाहते हैं, इसको ऐसे ऐसे। तो मैं कोई बात बताने वाली मैं बताता हूँ साथ, लेकिन अब उनकी बात चल रही है। बिल्कुल ठीक। तो पहले मैं पूछ के चलता था ये कैसे करें उसको। माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे और भी बहुत सारी बातें करेंगे। मेजर शाहनवाज हमारे साथ मौजूद है। वेलकम बैक फैसलाबाद। हम एक बार फिर से हाजिर हैं, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और मेजर साहब बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बता रहे हैं आर्मी की जॉब के हवाले से और अपनी सर्विस के हवाले से, अपनी ज़िंदगी के हवाले से, अपने आईटी के हवाले से, कंट्रीब्यूशन के हवाले से। अभी मेजर साहब मुझे बताइएगा कि आपने बताया कि आपको कैद भी काटनी पड़ी अपने प्यारे मुल्क की खातिर और बहुत सारे हालात होते हैं, फेस करने पड़ते हैं। कभी आप शिकस्त देते हैं, कभी आपको ख़ुद को शिकस्त का सामना करना पड़ता है।
मुझे बताइएगा कोई इंटरेस्टिंग वाकया अपनी कैद से रिलेटेड या फिर कभी दुश्मनों को कैद किया हो हम लोगों ने, उससे रिलेटेड कोई वाकया बताना चाहें। दिसंबर 1971 में जो हमारा फ्रंट पोजीशन थी वो वहाँ से अपस्टिक हो गई। अच्छा। क्योंकि बीच में खाली गैप बहुत ज़्यादा था, तो दुश्मन जो है वो खाली जगह से आके तो हमारे पीछे जो हेडक्वार्टर था उसके ऊपर, उस सड़क के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया। तो फिर ब्रिगेडियर साहब जो हैं वो उन्होंने डिसाइड किया कि हम पीछे तरफ नहीं जा सकते, तो एक साइड पे कुश्तिया शहर है, तो वहाँ जाके डिफेंस लें आप। तो हमारी रेजिमेंट जो तोपखाना था वो भी, इन्फेंट्री की रेजिमेंटें भी, और हमारे पास कोई 2 टैंक भी थे, वो लेके तो कुश्तिया शहर में हम लोग आ गए। तो रात के वक्त शहर में पहुँचे तो शहर के बाहर एक नहर जाती थी। अच्छा। तो अगली सुबह जो बताया गया कि जब शहर के जो है ना किनारे पे जो नहर है उसके ऊपर जाके डिफेंस ले लें, हो सकता है दुश्मन 1-2 दिन बाद जो है वो हमारा पीछा करे। तो मेरा मेजर जो है वो मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया, मेरा वायरलेस ऑपरेटर साथ बैठा और एक असिस्टेंट होता है जो नक्शा वगैरह साथ संभालता है। तो ये ओपी ड्यूटी कहते हैं, ऑब्जर्वेशन पोस्ट, जो तोपखाने की फायरिंग करवाता है। अच्छा। वो टेक्निकली एरिया बताता है, तो उसकी कैलकुलेशन करके तो तोप वहाँ पे गोली फेंक दी। ठीक। तो अब वो नहर के नज़दीक हम पहुँचे तो आगे से हमारी एक जीप आ रही थी, उसको रोका कि तुम इतनी स्पीड से आ रहे हो, क्या हो गया? उन्होंने कहा जी टैंक तो पहुँच गए पुल के ऊपर। तो टैंक के साथ इन्फेंट्री भी उनकी ऊपर चढ़ी हुई थी, उनके पैदल भी आ रहे थे, टैंकों के ऊपर बैठे थे। तो मैं बाइनोकुलर लगा के उसको देखने लगा, तो ये जो जीप थी इसके ऊपर टैंक शिकन तोप लगी हुई थी। अच्छा। और जिस तरफ गाड़ी का मुंह हो उसका रुख ऐसे होता है। अच्छा। तो फ़ौरन हमने उसको, जो जीप थी उसको सीधा किया, और जो टैंक नज़र आए मैं अपनी बाइनोकुलर से दूरबीन से देख रहा था कि वहाँ अब 1 टैंक हो गया है, 2 हो गए, 3 हो गए। तो हमने पहला गोला जो है वो टैंक के ऊपर फायर किया। तो वहाँ से भी जो ही वहाँ पर धुआं ख़त्म हुआ, कम हुआ, तो टैंक ने गोला हमारे ऊपर फायर किया। हम थोड़ा सा पीछे हुए और जीप को दोबारा सीधा करके उसमें दूसरा गोला फायर किया। टैंक ने भी दूसरा गोला फायर किया, हमने तीसरा किया, उसने तीसरा किया, हमने चौथा किया, उसने चौथा किया। तो बस अल्लाह की कुदरत थी कि हम लोग बच गए, वरना टैंक का गोला मिस नहीं होता। इतने में जो हमारे जो टैंक थे वो हमारी मदद के लिए पीछे से पहुंच गए। अच्छा। जो ही वो पहुंच गए तो अपनी जीप को हमने फायर किया। मैं जो साइड पे मकान थे उनके पीछे होके तो नहर की तरफ जो है ना वो ओपी पोजीशन के लिए पहुंच गया। तो टैंकों की आपस में जो है वो गोलाबारी शुरू हो गई। इन्फेंट्री पर ऊपर फायरिंग भी कर रही है, हमारी भी इन्फेंट्री आ गई। तो मैं पुल के नज़दीक जाके तो मैंने पुल के ऊपर से जो इंडियन जो है वो अभी आ रहे थे उनके ऊपर मैंने गोलाबारी शुरू करा दी। अच्छा। कुछ 15-20 मिनट के बाद मैंने देखा कि सारे जो लोग हैं ना वो आने की बजाय वो वापस भाग रहे हैं। हमारे जब टैंक उनके ऊपर चढ़े तो उन्होंने भागना शुरू कर दिया, उसी पुल से क्रॉस कर रहे थे। वो जब सारे गुजर गए और हमारी अपने लोग आने वाले बीच में गैप आया तो मैंने फायरिंग जो है वो उनकी तरफ को आगे शिफ्ट कर दी जहाँ वो भाग रहे थे, और मैं खुद भी पुल पे पहुँच गया। हमारी इन्फेंट्री भी आ गई। मैंने यूं ही पुल क्रॉस किया तो दाएं तरफ मैंने नज़र मारी तो खून की कतार जो है वो गन्ने के खेतों की तरफ जा रही थी। तो मैंने अपनी जो स्टेन गन है वो उससे पॉइंट आउट किया कि इस तरफ जो है ना कोई है, कुछ है। वो गन्ने की तरफ मैंने स्टेन गन की तो वहाँ से एक आदमी हैंड्स अप करके खड़ा हो गया। तो मेरे साथ जो दोनों स्टाफ थे उन्होंने अपनी राइफल सीधी कर दी उसकी तरफ, तो 3 आदमी और खड़े हो गए। उनको हमने बाहर निकाला कि बाहर निकलो। उनकी राइफलें ले ली, उसके पास नक्शा था और मुझे उसकी डायरी भी मेरे पास आ गई। उसके पास डायरी थी हवालदार के, हवालदार रतिपाल सिंह था, 6 आसाम राइफल्स का, और साथ उसके 3 सिपाही थे। अच्छा। उन चारों से हमने उनके हाथ पीछे बांध दिए, और लोग जो इन्फेंट्री वाले भी आ गए तो वो उनको ना कुछ मारने की कोशिश की। तो मैंने सबको मना किया कि नहीं, इन्होंने हैंड्स अप कर दिए हैं, कोई इनको मारे। तो एक जीप वहाँ से आई तो उसके ऊपर उसको बिठाया, उनको पीछे हेडक्वार्टर भेज दिया। तो हम उनके पीछा करने में, तो होता ये कि आप अपनी डिफेंस लाइन को क्रॉस नहीं करते। नहर हमारी डिफेंस लाइन थी। अच्छा। लेकिन हम डिफेंस लाइन उनके जोश में उनके पीछे क्रॉस कर गए। तो मील 1.5 मील तक हम उनके पीछे जो है ना वो चलते चले गए, फायरिंग भी करवाते गए और फायरिंग भी करते गए, तोपों की फायरिंग भी करवाते गए।
फिर उनके हवाई जहाज आ गए। अच्छा। उनकी सपोर्ट में। अच्छा। उन्होंने बमबारी शुरू की और वापस जो है वो नहर के ऊपर जो है ना वो डिफेंस लेने के लिए रात को नहर के ऊपर हम आ गए। तो अगली सुबह जो है वो मेरा जो मेजर था उसने सोचा कि ये सारी बैटल में ये बिल्कुल आगे फ्रंट पे रहा है, अब मैं दूसरे ऑफिसर को इसकी जगह भेजता हूँ। तो मुझे उसने वापस बुला लिया। जब मैं वापस आया तो जहाँ पे हमारा टैंकों के साथ हमने टैंकों के हवाले किया था वहाँ 5 दुश्मन के टैंक तबाहशुदा खड़े थे। अच्छा। और एक सड़क के ऊपर ही खड़ा था। अच्छा। और मुझे बताया गया कि ये जो टैंक था ये स्टार्ट पोजीशन में था और वो लोग उतर के भाग गए। और उस वालदा ने बताया था कि मैं जी एक टैंक के ऊपर बैठा था तो मैं उसी टैंक से आया हूँ। वो सड़क के ऊपर था, मैं उसे उतर के आया हूँ। अच्छा। ये मेरे साथी हम भी साथ ही इकट्ठे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो टैंक जो वो हमारे जो अपनी फौज थी उन्होंने उसके टैंक को बंद कर दिया। और वहाँ पर एक इंडियन कैप्टन की लाश भी पड़ी थी जो कि सड़क की जो स्लोप होती है उसके ऊपर थी। उसका सर जो था वो कच्ची मिट्टी के ऊपर था। अच्छा। यानी सड़क का बिल्कुल किनारा था, पक्की से जरा हट के। और उसके ऊपर से रात को कोई गालबन कोई जीप गुजर गई थी। उसका चेहरा चिपटा हो चुका था। अब एक वहाँ पे उनका एक कैप्टन राय सिंह वो भी पकड़ा गया, कुछ और लोग भी फौजी पकड़े। अच्छा। और अगले दिन 2 दिन के बाद ब्रिगेडियर ने डिसाइड किया कि हम दरिया के इस किनारे पर हैं तो हमें दरिया को पार करके दूसरी तरफ इसका डिफेंस लेनी चाहिए। तो हम फिर वो 2 दिन के बाद हम दरिया के पार चले गए। तो वो राजशाही डिस्ट्रिक्ट का एरिया था। अच्छा। और राजशाही के गिर्द हमने डिफेंस ली। अच्छा। तो हम वहाँ पे थे जब ये सीज फायर का ऑर्डर आ गया। तो 3-4 दिन के बाद जो वो इंडियन कप हमने वो हवाले कर दिए तो मुझे कर्नल ने कहा कि ये ऑफिसर तो सारे अलहदा ही रहेंगे लेकिन तुम ये सिपाहियों के साथ रहो, इनके राशन का और डिसिप्लिन का ख्याल रखना। ठीक। वो एक स्कूल में थे। तो अगले दिन राशन हमारा ख़त्म हो गया तो अपना ही जो हमारा हेडक्वार्टर था जो अब इंडिया के कब्जे में आ गया था, वहाँ से राशन लेने के लिए मेरी ही जीप जो कि मैंने गन्ने के खेत में छुपाई थी वो लेके हम वहाँ पहुँचे। तो वो हेडक्वार्टर में एंटर होने लगे तो वहाँ गोल चक्कर था, वहाँ वही हवालदार रतिपाल सिंह बैठा चाय पी रहा। अच्छा। उसने यूं ही मेरी तरफ देखा, फौरन खड़ा हुआ, वहीं से सलूट मारा, भागा भागा मेरे पास आया कि मेरे साथ तो इंडिया का सूबेदार बैठा था, पीछे 2 हवालदार बैठे थे। कि साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई। वो मेरी बड़ी अजीबोगरीब हालत हो गई। तो राशन लेने के बजाय मैंने वहीं से जीप वापस मोड़ी और सिपाहियों के कैंप में आ गया। मैं वहाँ पहुँचा तो वो सूबेदार जो है वो मेरे कमरे में आया। एक कमरा था, उसमें एक चारपाई थी, छोटा सा कमरा था। तो वो बहुत ही उसने सख्त आवाज़ में मुझसे पूछा कि आप मेरे हवालदार को कैसे जानते हैं। मैंने कहा तुम बैठो मैं तुम्हें बताता हूँ। वो उससे भी बुलंद आवाज़ में उसने दोबारा उसने मुझे पूछा यही बात। मैंने फिर कहा नहीं तुम बैठो मैं तुम्हें बताता हूँ। तीसरी दफ़ा तो उसने चीख के कहा कि आप हमारे हवालदार को कैसे जानते हैं। मैंने फिर कहा नहीं तुम बैठो। मैं वो बैठ गया। फिर मैंने उसको सारी बात बताई कि ये कैसे हुआ। तो कहने लगा कि साहब जीप आपके पास है, मैं गेट पे बता देता हूँ कि साहब जो है रात को जिस वक्त जाना चाहे ना आप मेरी तरफ से आपको इजाज़त है आप चले जाएं। लेकिन मैंने थोड़ा सा सोचा कि मैं इतने लोगों को छोड़ के मैं रात को निकल जाऊँ ये मुनासिब नहीं। मैंने कहा नहीं मैं नहीं जाना चाहूँगा, मैंने के साथ ही रहूँगा। तो किस्मत के खेल हैं। बिल्कुल कि 2 हफ्ते पहले हमने उनको पकड़ा और मैंने उसको वाकई जंग में किसी को गोली मार देना ये बड़ा मामूली सी बात है। कौन संभालेगा उनको, हम कहाँ पकड़े, कैसे संभालें। जंग चल रही है, वो गोलियां हमारे पर आ रही हैं, हमारी उनको पर जा रही हैं, तो इनको हम 4 को कहाँ संभालें। लेकिन मैंने उनको किसी को उनको मारने नहीं दिया। जो लोग आगे आए उसको मारने की कोशिश की, मैंने उनको मना किया। और इत्तेफाक देखें कि 2 हफ्ते के बाद वही बंदा जो है वो वहाँ मुझे मिलता है कि जी बताएं कोई खिदमत। मैंने कहा खिदमत क्या करें, मैं अब हम पहले तुम मेरे कैदी थे अब हम तुम्हारे कैदी हैं। तो ये इस तरह के वाक़यात। बिल्कुल ठीक, ये गिव एंड टेक। देखिए इंसान इंसान है, वो इंडियंस हैं, वो पाकिस्तानी हैं, वो कोई भी हैं। एक जो फीलिंग है ना हमारे अंदर एहसास वाली, वो अल्लाह ताला की तरफ से है, कुदरत की तरफ से है, वो रहती ही है। वो जैसे आपने उनके साथ अच्छा किया तो उन्हें उसको याद रखा, अगर वो हमारे साथ कुछ अच्छा करेंगे तो डेफिनेटली हम भी याद रखेंगे। वो जो उनका कैप्टन राय सिंह था ना जिसको हमने पकड़ा था, हमारे और लोगों ने पकड़ा था, उसको गालबन किसी ने इसी तरह कोई थप्पड़ मारा होगा या कोई राइफल का बट मारा होगा
और वो उन्हीं के जहाज़ों की स्टैफिंग जब आई तो मोर्चे में उसको लेके जाते थे, तो वो जो है ना उसकी स्टैफिंग से ज़ख्मी हो गया था। तो जब हम कैंपों में पहुंच गए तो एक दिन पता चला कि जी कैप्टन राय सिंह जो है ना वो जो है वो अफसरों को हर एक को देखना चाहते हैं, सबको लाइनों में खड़ा करके। वो दरअसल उस अफसर को तलाश कर रहा था जिसने उसको कुछ थप्पड़ मारा था या उसको मुक्का मारा होगा, कुछ किया था, वो उसको ढूंढ रहा था। अच्छा। तो वो हमारे कैंप से तो कोई उसने सबको खड़े होकर एक एक को वो देखा उसने, उनमें से कोई नहीं था। और जगह भी गया होगा तो पता नहीं वो उसको ढूंढ सका या नहीं। लेकिन ये भी है कि आप किसी का ज्यादती करते हैं, आप उनका काबू आ गए तो वो ढूंढता फिर रहा था कि उसमें भी उसकी मरम्मत। अच्छा, आर्मी में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मसरूफियात और एक ज़िंदगी और होती है ना आपकी, बड़े डिसिप्लिन वाली, और बहुत सारी चीज़ें, कोई ख्वाहिशात नहीं पता इंसान को कि ज़िंदगी की क्या है। माशाल्लाह अगर मैं बात करूं तो पूरे फैसलाबाद में क्या शायद पूरे आसपास के भी इलाकों में आपकी गाड़ियां बड़ी मशहूर हैं। तो ये गाड़ियों का शौक आपको है या फिर आपके बच्चों में से किसी को है? क्योंकि एक आर्मी मैन को तो मेरे ख्याल से टाइम ही नहीं मिलता कि वो इन सारे जो उसके शौक हैं उनकी तरफ तवज्जो करे। नहीं, मैं बताऊंगा दो चीज़ें। जब हमारा ये जो मैंने अमेरिकन सेंटर की बात की है वो हमारा अप्रूव हो गया, तो उसके बाद से हमारे जो है वो इनकम में इजाफा होना शुरू हुआ। तो सबसे पहले मैंने डॉक्टर को एम्प्लॉय किया, वो हमारे पास डॉक्टर अभी भी काम कर रहे हैं। अच्छा। ये साथ जो मेडिकल सेंटर है इसमें वो डॉक्टर बैठे हैं इस वक्त। और दूसरा हमने राशन की डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया। बेम्बिनो स्टोर है, डी ग्राउंड में था उस वक्त, उससे पैकेट बनवाने और डिफरेंट सड़कों पे जाना कि जाओ ये गाड़ी ले जाओ फलां गांव में चले जाओ, वहाँ पे जाके ये बांट आओ। जो लोग सड़कों पे खड़े होंगे कोई गरीब, उनको एक एक बांट दो। तो उसके बाद जो उसी से जो है ना हमने उसको मज़ीद ये किया कि उनका राशन के कार्ड बनाने शुरू कर दिए, वेरीफाई करें उनको। और वो सिलसिला अभी तक चल रहा है, लेकिन उसको बहुत वसी करने के बाद उसको फिर छोटा किया उसको। अच्छा। तो वो जो बचत की वो उसमें ये ट्रेनिंग सेंटर हमने कि बच्चों को फ्री ट्रेनिंग कराएं, कोई फीस ना लें और इनको ऑन जॉब ट्रेनिंग करा के इनको दुकानों पर फिट करें, ये अपनी इनकम कमाने वाले हो जाए। तो ये इस तरफ हमारा ध्यान है। तो जब मैंने बात की है कि 2004 में हम हज करने गए तो बेटा 3 माह दुबई में लगा के वो भी वापस आ गया। तो अब हमें कुछ इनकम जो है वो ऑन IT सर्विसेज की शुरू हो गई थी। तो उसने फिर कहा कि पापा वो BMW का पता करें। अब मुझे क्या पता, मेरे पास रसाला आता था उस वक्त, न्यूज़ वीक भी और टाइम भी। तो न्यूज़ वीक मैंने जो ही खोला ऑफिस में तो उसके पहले सफ़े पर भी इनकी एडवर्टाइजमेंट लगी हुई थी, एक पेज, दीवान मोटर्स, BMW के डीलर्स हैं, और कराची का पता लिखा हुआ था और एक इस्लामाबाद का था। मैंने खैर वो रसाला जाके ना शाम को बेटे के सामने उसी तरह रख दिया। तो उसने कहा पापा इनसे पता करें। उनको फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी हमारे पास 2 गाड़ियाँ इस्लामाबाद में खड़ी हैं, एक 3 सीरीज़ है, एक 5 सीरीज़ है, और बाकी गाड़ियाँ हमारे जो कलर्स हैं डिफरेंट वो कराची में खड़े हैं। अच्छा। तो आप आ जाएं। तो हमने 2 दिन के बाद हम फिर प्रोग्राम बनाया, उनको फ़ोन कर दिया कि हम आ रहे हैं। तो हम सारे ही गए। 2 गाड़ियाँ थी हमारे पास, मेरी बेटी की शादी हो चुकी थी मैंने बताया, तो वो और उसका हस्बैंड अपनी गाड़ी में थे, बाकी हम एक गाड़ी में थे। तो हम इस्लामाबाद चले गए। अब वहाँ गए तो हमारी उन्होंने को आवभगत ज़्यादा ही की, बड़ी केक पेस्ट्रियाँ ये वो चाय शाय। हमने कहा अच्छा भी इतनी कीमती गाड़ी देखने आए हैं तो शायद इसलिए इतनी। तो उनको उनके जो ओनर्स हैं उन्होंने कहा था, फैसलाबाद में मेरा एक दोस्त है, वो और लोग थे, उन्होंने गाड़ी देखने आना है। वो आपको समझे? वो समझे कि वही आ गया। अच्छा 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 अच्छा। तो बेटे ने गाड़ी देखी अच्छी तरह, तो कहने लगा कि पापा ये गाड़ी तो मैंने खरीद लिया, तो इनके साथ कीमत पूछें और इसको ना इनको बैंक ड्राफ्ट बना के दे दें। तो बिल्कुल साथ वाले जो प्लाजे में वो उनका था, वो एक गाड़ी और खड़ी थी। तो ये मैंने अपनी बहन को, ये गाड़ी छोटी जो है ना 3 सीरीज़ BMW को, ये मैंने बहन को दे दी है, इसके भी पैसे पे करें। तो जो कलर उन्होंने पसंद किया वो कराची खड़ा था, बाल हमने ना उसी अपनी गाड़ी जो वो ली। अच्छा, 2 ले ली? दो ले ली। हाँ। पेमेंट दोनों की कर दी। हाँ। एक लेके आ गए, दूसरी कराची से 2 हफ्ते बाद, हफ्ते के बाद आ जाएगी, वो हफ्ते बाद ले लें। तो इस तरह जो है ना वो गाड़ियों का सिलसिला शुरू। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। कितनी इंटरेस्टेड है इसमें और क्या किरदार है
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हमारी सोसाइटीज़ में, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है आईटी? जो लोग कंप्यूटर अफोर्ड कर सकते हैं उन्होंने तो अपने बच्चों को क्लास 1-2 से ही कंप्यूटर से रूशनास करा दिया है जी। क्योंकि उन लोगों के घरों में हैं और वो जिन अदारों में पढ़ते हैं वहाँ पर भी कंप्यूटर का कुछ ना कुछ अवेलेबिलिटी है। ठीक। दरअसल ये तमाम बच्चों के स्कूलों में ग्रेड 1 से ही लेके उनको एसेस होनी चाहिए, लेकिन 5th क्लास ऑनवर्ड तो ये ज़रूर ही होनी चाहिए, जो गवर्नमेंट के हैं उनमें भी और जो प्राइवेट भी हैं उनमें भी, क्योंकि आईटी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है दिलो दिमाग में बैठती है और इसमें डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा होती जा रही है कि जो इसको देर से पकड़ेगा तो वो बहुत कुछ उसमें से मिस कर देगा, उसको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस लिहाज से तो पाकिस्तान को अगर मैं अभी 100 में से मैं नंबर दूं तो हम कोई 15-20 पे फिर रहे हैं। अच्छा। तो हमें अभी, और देखा जाए तो हमारे हर घर में कंप्यूटर्स पे इस्तेमाल हो रहे हैं, हर हाथ में मोबाइल नज़र आ रहा है, फिर भी हम काफ़ी नीचे आते हैं। मोबाइल आपका कंप्यूटर का काम देता है लेकिन किसी हद तक ट्रूली वो नहीं है, ट्रूली वो नहीं है। आपके पास लैपटॉप या वैसे जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है वो होने चाहिए, लाजमी होने चाहिए। तो जो तो ज़रा अफोर्ड करने वाले घर हैं, आप पूरे मुल्क के 10-15% कह लें, 20% कह लें, उन घरों में कंप्यूटर हैं, बाकियों में नहीं। मुझे याद है कि मेरे बच्चे जो हैं वो क्लास 1 में और क्लास 2 में मेरे पास कंप्यूटर था, तो वो जो ऐसे ये मेज़ के ऊपर ऐसे लिख दें, कुर्सी पे लिख दें, तो वो अपना खुद ही टाइप करके और प्रिंट करके अपने स्कूल में जाकर उसने दिखाया था और वो बड़े सारे हैरान हुए थे कि ये तुमने टाइपिंग भी खुद की है, तुमने प्रिंट भी खुद ही किया है। तो वाकई उसने खुद ही टाइप भी किया था, उसने प्रिंट भी किया था खुद। अच्छा, कंप्यूटर्स की जहाँ तक बात हो रही है, आपने कहा कि बहुत कम लोगों के पास अभी भी हैं, ये बिल्कुल हकीकत है, और मैं ये कहूँगी कि जिनके पास हैं भी ना, उनको भी उसका प्रॉपर इस्तेमाल नहीं पता। गेम खेल ली, इंटरनेट यूज़ कर लिया, गाने सुन लिए, मूवीज़ देख ली, अपनी गैलरी उसमें एक मेंटेन कर ली, पिक्चर्स रख ली, इसके अलावा जो उसके बेसिक काम हैं, जो उसमें मज़ीद चीज़ें हैं, डेवलपमेंट्स हैं, डिफरेंट ऑपरेशंस हैं, सिस्टम्स हैं, उनसे कुछ नया इजाद करना, जैसे एप्लीकेशंस आप कंप्यूटर से डिज़ाइन करते हो, आप सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हो, आप प्ले स्टोर्स देखें, भरे पड़े हैं डिफरेंट एप्लीकेशन से। हम लोग उस तरफ क्यों नहीं आ रहे कि इस कंप्यूटर को एक प्रोडक्टिव वे में इस्तेमाल करें? इसको एक्चुअली सीखना पड़ता है। जो 2 चीज़ें हैं जो कि आपके पार्ट ऑफ लाइफ हैं, एक आपका लेटर राइटिंग का प्रोग्राम जी, जिसको आजकल MS वर्ड जो है वो मोस्ट पॉपुलर है। ये एक ज़माने में ये नहीं था, जब ये मैंने लिए उस वक्त ये नहीं होता था, ये बाद में आया है और उस वक्त इसका मेथड भी बहुत मुश्किल था। ये जो अब सिस्टम है ये बड़ा इजी है, ये बाद में आया है। तो लेटर राइटिंग का प्रोग्राम हर एक को बड़ी स्पीड से आना चाहिए और बगैर देखे हुए कीबोर्ड को वो टाइप कर सके उसके ऊपर। सेकेंडली जो बेसिक अकाउंट्स का प्रोग्राम है, उस वक्त तो लोटस था लेकिन आजकल एक्सेल है, एक्सेल है, तो ये आपके लाइफ में हर वक्त काम आने वाला है जी। ये इसको बाकायदा सीखना पड़ता है, ये ऑटोमेटिकली नहीं आता। काफ़ी हद तक कंप्यूटर गाइड करता है, लेकिन अगर आपने कोई उसकी शॉर्ट क्लास ली हुई हो, फिर इसी में आपकी जो डिज़ाइनिंग है, आप फ़ोटोज़ की एडिटिंग कर सकते हैं, आप मेज़ की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, कोरल ड्रॉ है, एडोब फोटोशॉप है, तो ये प्रोग्राम आपको बाकायदा सीखने पड़ते हैं। ठीक। और कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग भी है और कंप्यूटर एडेड प्रोग्राम्स भी होते हैं। आप हर चीज़ की जो डिज़ाइनिंग है आजकल, आप अपना कहते हैं हमारा हमने घर डिज़ाइन करवाना है, तो जो आपका आर्किटेक्ट है आपको कंप्यूटर भी डिज़ाइन पहले करके देता है और उसको फिर बाद में प्रिंट करके आपको देगा। प्रिंट करके दिखाया आपने, कहने ये मेरी दीवार ये ऐसे नहीं, इसको बड़ा कर दें, इसको छोटा कर दें, ये कमरा छोटा कर दें, बड़ा कर दें, वो उसके पास कंप्यूटर में ऑलरेडी डिज़ाइन है, उसी को उन्होंने चेंज करना है और चंद मिनट में आपके पास नई डिज़ाइन जो आपके पास आ जाएगी। तो इसको प्रोफेशन, एज ए प्रोफेशन भी आपको बनाना है और एज ए असिस्टेंट टू योर वर्क।
अच्छा, कंप्यूटर के अलावा भी अगर हम बात करें मेजर साहब, टेक्निकल एजुकेशन किसी भी तरह की है बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिकल अप्रोच आपकी बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ इस चीज़ की कमी है। माशाल्लाह आपका इस पर काफ़ी फोकस है। मैंने देखा कि मोटरसाइकिल के लिए भी वर्कशॉप हो रही है, डिफरेंट डिज़ाइनिंग की वर्कशॉप्स हो रही हैं। मतलब प्रैक्टिकली चीज़ों को देखना, एक बुक में मोटरसाइकिल के पार्ट्स के हवाले से सिर्फ पढ़ लेना काफ़ी नहीं है। जब तक आप उसको खुद फिजिकली जाके नहीं देखते, उसको ऑपरेट नहीं करते, उसको चेक नहीं करते। हमारे यहाँ एजुकेशन का मेयार कम है, हर बंदा एजुकेटेड नहीं है। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि वो ऐसा कोई हुनर भी ना सीखे कि वो अपना रोज़गार कमा सके, वो दुनिया में कुछ कर सके? तो ऐसी सारी चीज़ों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो किसी वजह से अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन हासिल नहीं कर पाते, उनके लिए फिर टेक्निकल एजुकेशन बहुत काम आती है। आप देखें कि हर बच्चा जो है वो बहुत लायक नहीं है। हाँ। लायक में आजकल जो कि नंबर बहुत आते हैं, तो मैं गिनूंगा कि जो 75 to 80% नंबर लेता है, जैसे ऊपर लेता है, या मिनिमम 70% कह लें, उसको हम लायक गिनेंगे। तो उसको तो आगे जो एजुकेशन के प्रोग्राम्स हैं उसमें जाना चाहिए। ठीक है, वो आगे कोशिश करे कि मैं मेडिकल में दाखिल हो जाऊँ, मैं इंजीनियरिंग में हो जाऊँ, मैं कोई और अकाउंट्स का मैं कर लूँ, CA कर लूँ। तो जिसके इतने नंबर नहीं आ रहे, और वो आम तौर पे वो लोग हैं जिनके घरों में पढ़ाई का रुझान नहीं है, या उनके घरों में पैसे की फरावानी नहीं है, उनको पैसे का पहले ही मसला है। सही। तो वो उन लोगों की पढ़ाई भी कम होती है, क्योंकि वो ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते, अफोर्ड नहीं कर पाते, बिल्कुल उनके माँ बाप इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको कोई पढ़ाने वाला नहीं है, तो वो कोई सेकेंड डिवीजन में पास हो रहा है, वो मुश्किल से फर्स्ट डिवीजन ले रहा है, तो वो आगे चल नहीं सकते। अगर पढ़ें भी तो सिंपल FA के बाद BA कर लेंगे, सिंपल कोई MA कर लेंगे, तो उनकी खपत नहीं है इस माशरे में। तो उन सब को जो 70% से कम वाले हैं, उनको टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग में आना चाहिए। एडवांस कंट्रीज़ में जो रेशो चल रही है, वो कहते हैं कि 20% जो हैं वो हायर एजुकेशन पे जाएं, और जो 80% है वो टेक्निकल एंड वोकेशनल। सही, जो पढ़ाई में तेज़ नहीं है वो बहुत अच्छा मैकेनिक हो सकता है। और अभी हमने चंद दिन पहले सर्टिफिकेट अवार्ड सेरेमनी की है, उसमें 2 स्टूडेंट आए थे हमारे, जो उन्होंने अपनी दुकानें खोली हुई हैं। तो उन्होंने बताया कि अभी हमने 6-6 महीने हमें दुकान खोलते हुए हुई है, तो एक ने कहा कि मेरी इनकम 30,000 है। अच्छा, माशाल्लाह। और दूसरे ने कहा कि मेरी इनकम 25,000 से लेकर 30,000 तक है। किसी महीने 25 हो गई, 28 हो गई, 30 हो गई, ये वेरी करती है इसके दौरान। तो आप देखें कि 25,000 या 30,000 सैलरी आजकल अगर कोई MBA करके भी जाता है ना, तो नहीं है, तो उसको मुश्किल से ही कोई ऑफर करता है। बिल्कुल शुरू में नहीं उसको ऑफर होती, जो अपनी उसमें कोई कारकर्दगी दिखाए तो उसको मिलेगा। तो कहाँ उसकी सिर्फ 8 महीने की, 10 महीने की वोकेशनल ट्रेनिंग है, टेक्निकल ट्रेनिंग है, और कहाँ उसने 4-5 साल तक एक बहुत तालीम हासिल की है। तो ये हमारे मुल्क में हमारे एग्जिस्टिंग अदारों को मैं तो कहूँगा कि उनको 50% बीच में से आधा जो है वो हायर एजुकेशन चल रही है उसमें, आधे में उसी कॉलेज में ही टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग चल रही है। बिल्कुल होनी चाहिए, ताकि ऐसे लोग जो नहीं पढ़ पाते वो किसी कॉम्प्लेक्स में ना आ जाएं, वो एहसास कमतरी में ना आ जाएं, वो अपने आप को बेकार ना समझने लगे, वो आइसोलेट ना हो जाएं ज़माने से। वो आइसोलेट हो जाएंगे, वो गलत राहों पे निकलेंगे फिर। कि जो बच्चा एक रीजनेबल इनकम कमा रहा है, तो वो बच्चे कहते हैं कि हमारे माँ बाप हमारी बड़ी कदर करने लग गए हैं, उनके हम घर में पैसे कमा के लेके जाते हैं। बिल्कुल ऐसे होता है, उनको पता। फिर हर एक ने, कईयों ने अपने साथ भाइयों को, अपने कज़नों को साथ लगा लिया है, उसको सिखा दिया साथ। एक हमारे, उसको हमने क्लास कराई मोबाइल रिपेयरिंग की, तो उसने अपने भाई को सिखा लिया। अच्छा। और कोई गुंजाइश थी, उन्होंने कचहरी बाजार में उसकी दुकान खोल ली। वो कहते कि हम दोनों मिल के, तो दोनों मिलके अगर मिले तो कोई 1 लाख के करीब भी बात बन जाती है। माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक। वरना 40-50 हज़ार रुपया, 60 हज़ार रुपया जो है वो बड़ी हम आराम से जॉब को। बिल्कुल ठीक। वेलकम बैक फैसलाबाद। हम एक बार फिर से हाजिर हैं और अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। मेजर साहब से बहुत सारी बातें की, बहुत अच्छा लगा। मेजर साहब मुझे बताइएगा कि अब आजकल जैसे आपका ताल्लुक आर्मी से है, तो एक राय आपसे लेना चाहूँगी मैं।
पाकिस्तान किसी भी मामले में मशहूर हो या ना हो, अपनी आर्मी की वजह से माशाल्लाह हमेशा से मशहूर रहा। हमारी आर्मी अच्छी आर्मी फोर्सेस में हमेशा से काउंट की जाती है। क्या समझते हैं कि ऐसी हमारी आर्मी को इतनी अच्छी रिप्यूट, हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग, हमसे दुनिया हमारी आर्मी से डरती है, हमारी डिफेंस का सबको पता है बहुत अच्छा है, क्या रीज़न है? वहाँ पर डिसिप्लिनरी क्या इश्यूज और क्या सिस्टम सेटअप्स क्या है? कुछ मसाइल भी होंगे लाजमी, लेकिन मुझे बताइएगा पॉजिटिविटी की तरफ से कि हम इतने माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग कैसे हैं और क्यों दुनिया जो है वो पाकिस्तान की आर्मी से डरती है? देखिए, फौज में जो भी जाता है ना जी, वो शुरू से एक जज्बा उसमें होता है, तो फिर उसके वो तैयारी करता है और सिलेक्ट हो जाता है। जो ISSB के बाद आपकी सिलेक्शन हो जाती है कि आप पहुंचे, आप फिट हैं ट्रेनिंग के लिए, आपको पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी का काबुल भेज दिया जाता है। तो नॉर्मल जो कोर्स है वो 2 साल का है, ठीक है, जिसमें आपको बेसिक चीज़ें पढ़ा दी जाती हैं और आपका एकेडमिक, क्योंकि नॉर्मली FA बेस पे लेते हैं तो आपको ग्रेजुएशन भी करवा देते हैं। लेकिन जो रेजिमेंट में ट्रेनिंग का शेड्यूल है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। मसलन सनराइज़ के तकरीबन आधा घंटा बाद आपका फिज़िकल ट्रेनिंग का पीरियड चलता है। अच्छा, जिसमें आपकी फिज़िकली आपने भाग दौड़ करनी है। वो 40 मिनट्स का पीरियड है और 20 मिनट्स आपको देंगे कि अब आप यूनिफॉर्म में चेंज कर लें। तो उसके बाद फ़ौरन अपने ऑफिस कमरे में गए, हाथ मुंह साफ़ किया, धोया और वर्दी पहनी। तो एक पीरियड आपका ड्रिल का होता है। अच्छा, मार्चिंग। आपके ड्रिल का पीरियड ख़त्म हुआ तो आपको हाफ एन आवर जो है वो इजाज़त मिलती है कि अब आप दोबारा फ्रेशअप होके तो ट्रेनिंग क्लासेस आप हम सिपाहियों की वहाँ पे चलाते हैं। अच्छा, अच्छा। अगर मैं, जैसे मेरा तोपखाने से जिक्र था, तोपखाने में मैं था, तो तोपखाने से ये है कि उसमें वायरलेस ऑपरेटर की ट्रेनिंग अलहदा हो रही होगी। जिसने तोप से फायर करवाना है उसकी कैलकुलेशंस का जो है वो उसकी ट्रेनिंग अलहदा हो रही होगी। जो तोप के ऊपर है उसने जो तोप को घुमा के उसका एंगल दाएं बाएं करना है और ऊपर करना है वो, और गोला लोड करना, उसके पीछे जो है वो बारूद डालना, उसकी ट्रेनिंग अलहदा होगी। जो गाड़ियों वाले हैं वो गाड़ियों की मेंटेनेंस कर रहे होंगे। अच्छा, अच्छा। तो कोई भी जो वो फारिग नहीं होता और ये 12:30 बजे तक इनकी ट्रेनिंग चलती है। 12:30 बजे सामान समेटा और 1 बजे उनका जवानों का खाना शुरू हो जाता है। लेकिन ऑफिसर के लिए ये है, जैसे मेरा 1968 का मेरा कमीशन है, तो 68 में ही मुझे आर्टिलरी का जो है तोपखाने का पहला कोर्स नौशहरा में वो करवा दिया गया। अच्छा। 69 में कोयटा में ऑफिसर्स वेपन कोर्स करवा दिया 69 में। 70 में टैक्टिकल कोर्स, ये कि आपने मोर्चे कैसे बनाने हैं, यानी जंगी हिकमत अमली के बारे में ये है टैक्टिकल कोर्स। अच्छा, अच्छा। वो करवा दिया गया 70 में। और 70 में ही मुझे 1 माह का एजुकेशन कोर्स कि आपने जो किसी को पढ़ाना है वो कैसे पढ़ाना है, लेसन प्लान कैसे तैयार करना है। तो ये तकरीबन हर साल या हर 1.5 साल के बाद आपका कोई ना कोई कोर्स 3-4 माह का आपका आ जाता है। तो इस तरह आप अपने प्रोफेशन से और जो कुछ नई चीज़ आ गई है उससे इंटरेक्ट रहते हैं। बिल्कुल। सेकेंडली, आपकी सख्त गर्मियाँ और सख्त सर्दियाँ, 2 महीने आपके एक्सरसाइजेस के होते हैं। आप कंटोनमेंट से बाहर हैं और आपने वो फिज़िकली फील्ड में वो सारे काम करने हैं। फायरिंग भी करनी है, अगर तोपखाना है तो लाइव फायरिंग करनी है, मशीन करनी है उससे फायरिंग करनी है, राइफलें हैं हमने उससे फायरिंग करनी है, हर चीज़ का आपको चलना है। लेकिन अब जब से ये ज़रबे अल्फ शुरू हुई है, बल्कि वो उससे पहले की बात कह लें कि जब से अब से कोई तकरीबन इस वक्त 15 साल उसको हो गए हैं। अच्छा। फौज लगातार ईस्टर्न बॉर्डर पर और वेस्टर्न बॉर्डर पर बिजी है। तो उनकी ट्रेनिंग इंतहा को पहुंच चुकी है और ये अमेरिका दुनिया का बेहतरीन असला, बेहतरीन मिसाइल, बेहतरीन फौज को लेके भी अफ़गानिस्तान में कुछ नहीं कर सका। उसको 17 साल उसको हो गए, वो कुछ नहीं कर सका। पाकिस्तान ने अपना सवाद सारा क्लियर करवाया, पूरी जितनी एजेंसियां हैं सारी क्लियर की, जनूबी वजीरिस्तान क्लियर करवाया,
और शुमाली वजीरिस्तान। अब इक्का दुक्का जो छुपे हुए लोग आ जाते हैं, बाहर से भी आ जाते हैं, आपस में छुपे हुए हैं, वो उनका दोबारा दिमाग ख़राब हो जाता है, उनके पीछे भी लगे हुए हैं। तो ये पाकिस्तान सिर्फ कर सका है। हर मुल्क इनसे मशवरे मांगता है कि आपने ये कैसे किया है, हमें हमारे भी मसला है, हम कैसे इसको करें। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। नहीं, तो ये तो वाकई मानने वाली बात है। पाकिस्तान की आर्मी माशाल्लाह बहुत कमाल है। वो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक जज्बे के तहत आप अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं। जो आर्मी में है वो गया ही एक जज्बे के तहत है, वो किसी और चीज़ के लिए नहीं। एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, पाकिस्तान आर्मी का जो ऑफिसर है वो लीड बाय एग्जाम्पल, वो खुद आगे होता है। और यही वजह है कि हमारे ऑफिसर्स की जो शहादत की रेशो है ये वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट है। वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट है हमारी शहादत की रेशो ऑफिसर्स की, जिसमें कर्नल भी हैं, मेजर भी हैं, कैप्टन है, सेकंड लेफ्टिनेंट, ये आप सुनते भी रहते हैं कि फलाना ऑफिसर। तो ये सब पे जो भी कोई है उसको लीड करते हैं सबको कि आओ भी मेरे साथ, ये नहीं कि तुम जाओ मैं पीछे आता हूँ। बिल्कुल ऑफिसर्स खुद आगे निकलते हैं, ये खुद आगे। और यही होना चाहिए किसी भी शोबे में, ना सिर्फ आर्मी में। आप जो रिप्रेजेंटर है, जो आपका आर्मी का या पुलिस का या किसी भी किस्म का, जहाँ पर भी आपका ऑफिसर है उसको खुद आगे होना चाहिए, उसको लीड करना चाहिए अपने लोगों को, बजाय इसके कि खुद वो कमरे में बैठे रेस्ट करे और सिर्फ वहाँ पे बैठे इंस्ट्रक्शंस देता रहे। ये नहीं होना चाहिए। यही एक सही आपने कहा कि एक जो हमारे माशाल्लाह राज हैं जिनसे हम इतने कामयाब हैं, उनमें एक ये बहुत बड़ा एक उसका इसमें एक हिंट है, और लोगों के लिए, बाकियों के लिए भी सबक है कि आप खुद आगे निकलें अपनी पूरी उसको लीड करते हुए। तो फिर क्या होता है कि जो नीचे वाला स्टाफ होता है, जब वो देखता है कि हमारा जो ऑफिसर है वो आगे है, तो फिर वो किसी तौर पे भी उनका जज्बा और उनको किसी चीज से भी डर नहीं। काम आप कर रहे हैं ना, आपका और जो आपके साथ जवान है वो उनका उसके ऊपर बिलीव हो, वो उसको समझता हो कि हाँ ये वाकई हमारे करने वाला काम। बिल्कुल ठीक मेजर साहब, मैं उसके दिल से जज्बा। हाँ बिल्कुल मेजर साहब, मैं चाहूंगी कि फैसलाबाद से आप क्या कहना चाहेंगे, एक मैसेज छोटा सा अपने फैसलाबाद को जरूर दीजिएगा। दो चीजें हैं, एक तो ये है कि फौज का यहाँ पे भर्ती का सेंटर है, एयरफोर्स का भी है, नेवी का भी है। हर वो नौजवान जिसने एफएससी या एफए किया है फर्स्ट डिवीजन में, तो वो फौरी तौर पर वहाँ पे पहुँचे और कोशिश करे कि मेरी जो है वो सिलेक्शन हो जाए। वहाँ से गाइडलाइन ले उनसे, उसकी तैयारी करे और फौज में जाए। फौज से अच्छा कैरियर जो है वो आपको है, क्योंकि आप वो पॉलिश करके देखें, जितने भी अब जनरल बाजवा हैं आर्मी कमांड करें, तो वो भी आईएसएस भी गए थे, उन्होंने भी पीएमए किया है, वो भी सेकंड लेफ्टिनेंट थे, फिर लेफ्टिनेंट हुए, कैप्टन हुए, मेजर हुए, इसी सीढ़ी से सारे गए हैं। तो इसी में से जनरल बनते हैं, इसी में से ब्रिगेडियर हैं, इसी में से कर्नल बनते हैं। तो इसको जो है हमारे इतना ज़्यादा रवाज नहीं है, हमें इस तरफ जाना चाहिए, बहुत अच्छा प्रोफेशन है। सेकेंडली, अपना जो यूथ का जो टाइम है वो गपशप की बजाय हुनर सीखने में, अपनी पढ़ाई में, कोई अचीव करने में, उस पर ज़्यादा टाइम लगाएं। बिल्कुल। बच्चे अपना स्पेयर टाइम, ग्राउंड्स तो हैं नहीं इतने, प्ले ग्राउंड इतने हैं नहीं कि हर बच्चा जो है वो जाके प्ले ग्राउंड में कर सके। जिसको ओकेजन है वो जाए, आधा घंटा गेम करे, खेले, चाहिए, बिल्कुल ये भी ज़रूरी। तो जिसको वो मौका भी नहीं है वो सिंपल वॉक शॉक ही कर ले किसी पार्क में, लेकिन बाकी जो टाइम है वो गपशप की बजाय वो पढ़ाई में लगाए। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया आपका मेजर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और नाज़रीन, आपसे इजाज़त चाहेंगे, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।